चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में शाहरुख खान एक नाव में बैठा रहता है, फिर उसको पुलिस वाले घेर लेते तो बोलते हैं भैया तुम कहाँ हो, तो बोलता है यू आर इन श्रीलंकन वाटर्स। तो फिर वो बोलता है जिस चीज के आगे जी लग जाए तो बड़ी इज्जत बड़े आती, लेकिन मेरे नाम के आगे तो रिफ्यूजी लग गया है। तो ये बड़ी एक नाटक मतलब कॉमेडी रूप में उसने दिखाया, लेकिन ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। हमारे कई मछुआरे नाव मतलब मछली की चाह में या फिशिंग की चाह में ये जो इंटरनेशनल वाटर इसको क्रॉस करके श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं। खैर वो क्या है बताऊंगा। असल में ये जो आप मैप देख रहे हैं ये भारत और श्रीलंका का है। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका की जो बॉर्डर लग रही है वो यहाँ पे हमारा एक राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। नाडु मतलब होता है गांव, सर तमिल वॉइस मतलब ब्रेक जो हो। तमिल लोगों का गांव है। कहने को तो पूरा पूरा स्टेट है, लेकिन ये जो नाडु उडू शब्द है ये चोल वंश के समय की टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है नाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है यहाँ तमिल रहते हैं, और श्रीलंका की जो बॉर्डर है वो तमिलनाडु से लगती है। यहाँ पे बीच में जो पानी है इसे हम कहते हैं, कौन सा स्ट्रेट कहते हैं, कौन से जलडमरू मध्य, कोई बताएगा मुझे? पार्क स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, है ना। तो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में जो पानी का रास्ता है इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। और इसी पानी के रास्ते से राम जी गए थे सीता जी को लेने, यहीं पे उन्होंने बनाया था, राम सेतु बनाया था। ठीक है, जिसको अंग्रेज लोग या वेस्टर्न नेशंस क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं, और हम उसको राम सेतु कहते हैं। तो अब थोड़ी बात अच्छे से गंभीरता से सुनते चले आना। आप देख रहे हैं श्रीलंका से जस्ट बॉर्डर किसका लग रहा है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु में कौन लोग रहते हैं? तमिल्स लोग रहते हैं। आज से कम 1500 से 2000 साल पहले बहुत सारे तमिलियंस श्रीलंका में जाके बस गए थे। ऐसे नहीं कि कोई ऑफर चल रहा था श्रीलंका में रहना है। तमिलनाडु वाला जो राजा था उसने श्रीलंका भी जीत लिया था, जिसमें बड़े फेमस आते हैं राजेंद्र फर्स्ट। एक उनका राजेंद्र फर्स्ट हो गया, राजा फर्स्ट हो गए। इन लोगों, ये जो राजा रहे हैं चोला डायनेस्टी के, इन लोगों ने ये श्रीलंका वाला एरिया भी जीत लिया था। तो जब राजा ने ही इलाका जीत लिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने लग गए। तो आज जो नॉर्दर्न श्रीलंका है वहां पे कौन लोग रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं। वहां कौन रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं। और बाकी जो श्रीलंका है वहां पे रहते हैं सिन्हाला लोग, सिन्हाला। तो भैया तमिल कौन है? तमिल तो हिंदू है, मालूम है ना। लेकिन जो सिन्हाला है ये कौन है? ये है बौद्ध, ये है बौद्ध। अब आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में जब महान राजाओं की बात की जाती तो सम्राट अशोक का नाम लेते हैं, और अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद से बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इनका एक बेटा था, उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र को इन्होंने श्रीलंका भेजा था कि जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो श्रीलंका जब आए थे महेंद्र, जब श्रीलंका आए थे तो यहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म को का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है, अब क्या करें, एडजस्ट करिए। ठीक है, इंटरनेट इशू होगा कुछ। तो जो महेंद्र जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो श्रीलंका में जो सिन्हाला लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये बौद्ध धर्म यहाँ पे लाया किसने? अशोक के बेटे महेंद्र ने लाया था। ठीक, और यहाँ पे बोधि वृक्ष भी लगाया गया था, महेंद्र लेके आए थे। और ठीक है, तो बौद्ध धर्म यहाँ भारत से ही पहुंचा। अब आपने ये जाना कि जो श्रीलंका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहाँ पे तमिल रहते हैं, और बाकी बड़े वाले हिस्से में सिन्हाला रहते हैं जो कि बौद्ध थे। अब जो तमिल है ये माइनॉरिटी, मतलब ये कौन है? ये माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी मतलब इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम, और ये नॉर्दर्न वाले हिस्से में रहते हैं। और नॉर्दर्न वाले हिस्से में जो सबसे बड़ा शहर है उसे जाफना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जाफना श्रीलंका की राजधानी नहीं है। श्रीलंका की राजधानी कोई बताएगा क्या है? कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्री जयवर्धने कोट्टे। वेरी गुड, श्री जयवर्धने कोट्टे। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कोट्टे लिखा हुआ है, लेकिन श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना श्रीलंका जो है यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, और कई हजार साल पहले यहाँ पे आ गए थे। जब चोल वंश का यहाँ पे रूल था तब ये लोग यहाँ पे आ गए थे और तमिल रह रहे थे। तमिल आज के समय माइनॉरिटी में लोग हैं। अब जब ये श्रीलंका आजाद हुआ तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी थी? सिन्हाला लोगों की मेजोरिटी थी। और सिन्हाला लोगों ने चाहा कि हम पूरे श्रीलंका को क्या बना दे? बौद्धिस्ट कंट्री बना दे। लेकिन इनके लिए दिक्कत थी कि यहाँ तमिल बैठे हुए। तो धीमे धीमे क्या हुआ, सिन्हाला लोग जो थे ये तमिलों को परेशान करना शुरू कर दिए। अब क्यों परेशान करना शुरू करें?
क्योंकि जो तमिल थे ये संख्या में तो कम थे, लेकिन पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे, अच्छा व्यापार करते थे और बड़े बड़े सरकारी पदों में ये थे। जो सिन्हाला थे इनकी आबादी ज्यादा थी, लेकिन इनके पास काम धंधा नहीं था, इनके पास हुनर नहीं था। तो इन लोगों ने बोला ये तमिल जो है ना यही अपने दुश्मन है। तो धीमे धीमे तमिलों के खिलाफ क्या शुरू हो गया, राइट, मतलब एक तरह से अत्याचार शुरू हो गया, एट्रोसिटी शुरू हो गई। तमिलों को उनकी नौकरी से निकाला जाना शुरू कर दिया, तमिलों पे अटैक होते, तमिलों के घरों को जलाना जलाना शुरू कर दिया, तमिलों को मारते थे, तमिलों के साथ भेदभाव करते थे। इन तमिल को लगता था कि यार हम श्रीलंका में रहते ही कहीं और रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, सही तो आवाज आ रही है? Yes, sir. सर बीच बीच में ब्रेक होती है। अब रात की 9 बजे की क्लास है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आसमानों में, और मैं जो आपको क्लास ले रहा हूँ ये मैं वाईफाई से ले रहा हूँ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से नहीं है, तो हो सकता है कुछ होगा। तो धीमे धीमे क्या हुआ, तमिलों के साथ अत्याचार शुरू हो गया। जब तमिलों के साथ अत्याचार शुरू हुआ तो भाई तमिलों के माई बाप तो तमिलनाडु में है भाई, कहने को तमिल यहाँ रहते लेकिन इनकी रिश्तेदारी तमिलनाडु में है भाई। किसी की बुआ यहाँ रहती है, किसी की चाची यहाँ रहती है, सब तमिल तो है, ये भी तमिल ये भी तमिल। जब तमिलों पे अत्याचार होगा तो भारत के तमिलनाडु के लोगों का भी दिल पसीजेगा ना, यार अपनी बुआ जाफना में रहती है, वहां पे उनके साथ ऐसा हो गया। तो एक तरह से कहने को ये दो देश थे लेकिन इनका दिल एक ही था, ऊपर वाले श्रीलंका को और हमारे तमिलनाडु का, क्योंकि तमिल से यहाँ भी तमिल से यहाँ भी। इसी बीच में क्या हुआ, श्रीलंका की सरकार ने बोला जो सिन्हाला है, सिन्हाला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो सब पूरी पढ़ाई सिन्हाला में होगी और एग्जाम सिन्हाला में होंगे। तो तमिलों को लगाया तो भेदभाव है हमारे सर, यार आप हमें नौकरी से निकाल रहे हो, बिना काम के हमको मार रहे हो, आप हमको अपने देश का समझते ही नहीं हो। तो धीमे धीमे जो तमिल लोग थे ना, इन लोगों ने, हिली एरिया यही है, नॉर्दर्न वाला एरिया हिली एरिया है, नॉर्दर्न वाला है ना। तो धीमे धीमे तमिल लोगों ने बोला यार ऐसे रहेंगे ना तो ये तो हमको मार पीट देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी आबादी कम थी। जैसे आज भारत में होता है कि हम मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं कि मुस्लिम है मतलब चोर होगा, मुस्लिम है मतलब टेररिस्ट होगा, लेकिन गलत है। और यहाँ पे सिन्हाला लोग तमिलों को टारगेट कर रहे थे, तो तमिलों ने बोला यार ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नौकरी से निकाल लेते, यहाँ सीधे गोली मार रहे थे। यहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया था, तमिल वर्सेस सिन्हाला, और सिन्हाला का सपोर्ट वहां की सरकार कर रही थी, आर्मी सिन्हाला का सपोर्ट कर रही थी, और तमिल बेचारे फंस गए। तो ये शुरू हो गया गृह युद्ध। जब गृह युद्ध यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे जब एक भी तमिल मर रहा था तो भारत के तमिलनाडु में तक में दिक्कत हो रही थी, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स चल रही थी। यहाँ के लोकल सीएम जो थे, यानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनको जनता बोल रही थी कि तुम भारत से बात क्यों नहीं करते हो, प्रधानमंत्री से बोलो कुछ करवाए, हमारे तमिल भाई बहन मर रहे हैं। और तमिलनाडु में बहुत बड़ा स्टेट था अपने आप में, आज भी बहुत बड़ा स्टेट, और आज भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये इशू बहुत चलता है। भारत सरकार में प्रेशर था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार एक समय ऐसा आया था कि इंदिरा गांधी को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया था। तो इंदिरा गांधी ने अपनी वापस सरकार जब बनाई थी तो इनकी सहायता से बनाई थी। तो ये जो, और तमिलों के साथ एट्रोसिटीज तो बढ़ती ही जा रही थी, और जब ये सब हो रहा था तो भारत कैसे चुप बैठता। तो भारत के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे या लोकल और भी लोग थे कुछ भी, इन लोगों ने इन तमिलों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, भाई पैसे चाहिए हम देंगे, गोला बारूद चाहिए हम देंगे। ये सब कहीं लिखा नहीं है, समझा रहा हूँ कहानी। मतलब इन तमिलों को सपोर्ट था भारत से इनडायरेक्ट। फिर इन्हीं तमिल लोगों ने एक अपना संगठन बनाया, इसका नाम था लिट्टे। इन तमिल लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, इसका नाम था लिट्टे। इसका फुल फॉर्म था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। एलम मतलब इलाका, तमिल भाषा में एलम मतलब इलाका, लिबरेशन मतलब आजादी चाहिए हमको, ये इलाका अलग करना है, लिबरेट करना है। और ये इलाका जब अलग करेंगे तो किसका होगा, तमिल टाइगर का होगा, मतलब तमिलों को होगा, और वो अपने आप में शेर है टाइगर से। तो जो लिट्टे था, अब श्रीलंका सरकार, अब ये लिट्टे इनसे लड़ने लगा। लिट्टे के पास गोला बारूद थे, आर्मी थी, ट्रेन थी, सब कुछ थे। और यहाँ की सरकार ने लिट्टे को बोला ये एक आतंकवादी संगठन है, यानी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आतंकवादी संगठन है और ये हमारी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। अब लिट्टे को इनडायरेक्ट सपोर्ट भारत का था। जब ये सब बहुत ज्यादा गहरा गया, लिट्टे का एक मेन लीडर था, उसका नाम था प्रभाकरन। प्रभाकरन। तो जब ये सिविल वॉर अपने चरम पे था तो लिट्टे फुल फॉर्म में था, लिट्टे बहुत अटैक करता था, इसने एक तरह से यहाँ का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया था।
ये दुनिया का पहला ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास खुद की एयरफोर्स तक थी। अभी मेरे ख्याल से फैमिली मैन नाम से एक सीरीज आई है, फैमिली मैन 2 नाम से, सेकंड, इसमें जो कहानी है ना लिट्टे से इंस्पायर है, देख लेना कभी मौका मिले तो। अब जब ये सब हो रहा था और लिट्टे को सपोर्ट कर रहा था भारत, तो अब ये हुआ कि भारत सरकार पे बहुत प्रेशर हो गया कि भैया आप करिए, क्योंकि तमिलनाडु की जो लोकल पार्टी थी AIDMK और DMK जो यहाँ पे है, इन लोग भारत सरकार को बोल रहे थे अपना आपसे सपोर्ट खींच लेंगे, और भारत सरकार को लग रहा था सपोर्ट खींच लेंगे तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, शायद हमारी सरकार गिर जाए, तो बहुत हौच पौच हो गया था। इसी बीच में श्रीलंका सरकार भी भारत सरकार से बोल रही थी कि अगर तुम इन तमिलों का सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो भारत अब समझ में नहीं आया था भारत के PM को कि हम तमिलनाडु स्टेट की बात सुने, कि तमिलों की बात सुने, कि श्रीलंका देश की बात सुने। श्रीलंका बोल रहा है तुम उसका सपोर्ट करोगे जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है। इसी बीच में राजीव गांधी अपनी मम्मी की हत्या के बाद बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी जब बनते हैं तो 1988 में राजीव गांधी श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेजते हैं। उस आर्मी का नाम रहता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये भारतीय आर्मी रहती है, भारतीय सेना रहती है जो श्रीलंका में जाती है। पीस कीपिंग फोर्स मतलब हमारी आर्मी यहाँ पे जाएगी और किसका सपोर्ट करेगी, श्रीलंकन गवर्नमेंट का, और किसको दबाने के लिए, लिट्टे को दबाने के लिए पीस कीपिंग फोर्स थी। और इस पूरे का नाम था ऑपरेशन पवन। तो भारत सरकार ने श्रीलंकन सरकार की सपोर्ट के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन पवन। और ऑपरेशन पवन में भारत सरकार, उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना एक पूरी फोर्स भेजी जिसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये शांति बहाल करेगी यहाँ पे। जब ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पहुंची और ये लिट्टे के लोगों को मारने लगी, तो लिट्टे का दिमाग खराब हुआ कि ये भारत सरकार हमारे खिलाफ है कि हमको मार रही। तमिलनाडु के लोगों का भी दिमाग खराब हुआ कि भाई तमिलनाडु के लोग बोल रहे थे कि हम दिल्ली की सरकार ने अपनी फोर्स को यहाँ उतार दी और ये फोर्स तो तमिल लोगों को ही मार रही। असल में क्या था, यहाँ पे ये लोग तमिल आइडेंटिटी को ज्यादा लोड दे रहे थे कि नहीं हमारे वो भाई तमिल है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि तमिल लोग वहां कर क्या रहे हैं, तमिल लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं। दिक्कत कहते हैं थाली दोनों हाथ से बचती है। श्रीलंकन सरकार भी इनको मार रही थी तो ये उनको मार रहे थे। तो भारत सरकार ने IPKF भेजा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, 1988 में। इसका नाम था ऑपरेशन पवन। और जब ये यहाँ पे गई तो कई कैजुअलिटीज भी हुई, कुछ समय तक इन्होंने मामला संभाला भी। और इसी चक्कर में राजीव गांधी से लिट्टे इतना परेशान, मतलब खुन्नस खा गया था कि एक बार राजीव गांधी जब गए थे श्रीलंका और जब परेड में सलामी ले रहे थे तो एक तमिल सोल्जर था, तो वो तमिल ही, तो उसने राजीव गांधी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, अपनी बंदूक से मतलब बंदूक का बट मारने की कोशिश की, तो वो बच गए थे। आप देखिए यूट्यूब में वीडियो है उसका। उसके बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो आप जानते ही हैं कि 1991 में लिट्टे ने उनको बम से उड़ा दिया। और क्यों उड़ाया, इसी गुस्से से कि तुमने अपनी फोर्स क्यों भेजी, तुम्हारी फोर्स ने हमारे लोगों को मारा। तो राजीव गांधी भी मरे जाते हैं। लेकिन ये लिट्टे रहता है और 2004 में जाके श्रीलंकन आर्मी इस लिट्टे को खत्म कर पाती है और प्रभाकरन को मार पाती है। मार क्या पाती है, इन लोगों को बड़े ट्रेंड रहते हैं ये मिलिशियाज, और इनके जो लड़ाके होते हैं ये अपने गले में एक साइनाइड की गोली बांधा करते थे कि जब भी कभी ऐसी दिक्कत है तो साइनाइड को खा के तुरंत मर जाते। तो इसके वजह से जो तमिल टेंशन था वो मैंने आपको समझाया कि कैसे राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया, ये क्या दिक्कत थी। प्रभाकरन कौन था, प्रभाकरन लिट्टे का चीफ था। लिट्टे जो आर्मी बनी थी ना तमिलों की, उसका चीफ था प्रभाकरन। 2004 में जाके लिट्टे का समाप्ति होती है, यानी सिविल वॉर खत्म होता है। एक तरह से सारा एरिया श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। और अभी भी तमिलों के साथ दिक्कत तो है और यहाँ पे बहुत सारी तबाही हुई है, बहुत सारी यहाँ पे सोचो इतने साल तक युद्ध चला है तो यहाँ पे कुछ चीज। लिट्टे कब बनी थी, लिट्टे बनी है मेरे ख्याल से 1980-82 में बनी है, ठीक है। लेकिन ये बनी क्यों थी, मैंने क्लियर बता दिया कि क्या था। सिन्हाला जो बुद्धिस्ट लोग थे वो तमिलों को परेशान कर रहे थे। तमिलों ने बोला कि यार अब लड़ने का वक्त आ गया है, मर के मतलब लड़ के मरेंगे, ऐसे नहीं कि हम बेफालतू गोली खा लें। तो ये जो मैंने ब्रीफिंग दी क्लियर है सभी को? यस सर। इस वजह से राजीव गांधी की हत्या हो जाती। अच्छा, अब ये दो मुस्कुराते हुए चेहरे देख लीजिए। ये जो चेहरा है ये तो आप सब पहचानते हैं, है ना, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति
ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये दो जो आदमी हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, ऑन पेपर तो अच्छे लोग हैं। ये जो व्यक्ति हैं असल में ये दोनों भाई हैं। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। आज 2021 में जो छोटा भाई, इसका नाम है गोटाबाया राजापक्सा, ये है प्रेसिडेंट, ये है प्रेसिडेंट छोटा भाई। और बड़ा भाई जिनका नाम है महिंदा राजापक्सा, ये है प्राइम मिनिस्टर। मतलब छोटे भैया बड़े भैया पूरा देश चला रहे, रियल ब्रदर्स है। ये बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर, छोटा भाई प्रेसिडेंट। और जब लिट्टे का सफाया हुआ था 2004 में, तो ये जो छोटा भाई था ना, उस समय आर्मी चीफ था, और उस समय ये जो बड़ा भाई था ना, ये प्रेसिडेंट था। तो अभी भी इन दोनों के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में और जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पे प्रोसीडिंग चलती है कि आप लोगों ने जब लिट्टे को सफाया किया ना, तो आपने बहुत लोगों को मारा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लिट्टे को मारा, आपने आम लोगों को भी मारा, आपने बहुत तमिलियंस को मारा। तो इन पे चलता है कि आप लोगों ने बहुत निर्दोष लोगों को मारा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये छोटा भाई आज प्रेसिडेंट है और बड़ा भाई आज प्राइम मिनिस्टर है। इसका नाम है महिंदा राजापक्सा, ये पहले भी प्रेसिडेंट रह चुका है। और इसका नाम है गोताबाया राजापक्सा, ये पहले आर्मी चीफ रहा है लिट्टे का सफाया जब हुआ था, और अभी ये वर्तमान में क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इन दोनों की आपने तस्वीर देख ली। इशू ऑफ तमिलियंस इन श्रीलंका हमने बात कर ली, श्रीलंका के साथ क्या दिक्कत है सब मैंने समझा दिया। ठीक है, लिट्टे वाली कहानी मैंने आपको सब समझा दी है। 1976 में संगठन बना था, मैं 1980 कह रहा था। राजीव गांधी को क्यों मारा सब मैंने समझा दिया है। अब भारत के साथ दिक्कत क्या है ये भी समझा दिया कि जो तमिल लोग हैं भाई है तो तमिल, तो तमिलनाडु के लोगों का दिल धड़कता है अपने तमिलों के लिए। दूसरा, बहुत सारे तमिल जो है श्रीलंका छोड़ के भारत आ गए, रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, और भारत सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी अभी तक। अब ये भी दिक्कत है उनके साथ, क्या किया जाए, फिर भी वो 10-20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अब हमने और श्रीलंका ने अपने संबंध को संवारने के लिए क्या क्या काम किया है। तो पहली चीज, श्रीलंका जो है काफी छोटा देश है, लेकिन उसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि भाई ये इंडियन ओशन में बैठा हुआ है और आइलैंड कंट्री है। हर देश चाहता है उसके साथ दोस्ती बनाए, और उसके पास जो बंदरगाह काफी अच्छे हैं, काफी बड़े बंदरगाह हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि भाई अगर हम श्रीलंका का सपोर्ट नहीं करेंगे तो श्रीलंका चाइना की गोद में बैठ जाएगा। नहीं, रिफ्यूजी मूवी तो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वाली चीज है। तो हमने भारत सरकार ने अभी एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है $400 मिलियन का, ये करंट अफेयर्स, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इसके तौर पे 400 मिलियन रुपया हमने श्रीलंका के लिए अलग से निकाल के रखा है, और ये कहा है जब भी आपको जरूरत पड़े आप ले लीजिएगा। और जैसे ये किसमें है, डॉलर में है, डॉलर की रकम कम ज्यादा हो सकती है। तो जब हम करेंसी स्वैप किसी के साथ करते हैं, भारत ने जापान के साथ भी करेंसी स्वैप करके रखा है, तो तब क्या होता है, जिस दिन ये बात हुई कि भाई इतना इतना पैसे का हम लेन देन कर सकते हैं, तो उस दिन डॉलर की जो कीमत रहती है, मान लो डॉलर उस दिन है 70 रुपया, तो ये हो सकता है कि अगले दिन ये हमारा रुपया और कमजोर हो जाए और $1 बराबर 71 रुपए हो जाए, या हो सकता है हमारा रुपया मजबूत हो जाए और $1 बराबर 69 रुपया हो। तो करेंसी स्वैप में ये बस फायदा होता है कि डॉलर की अगर कीमत बढ़ती है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आपको वो जो पुरानी कीमत है जिस टाइम पे स्वैप हुआ था वही कीमत में आपको पैसा वापस करना है, क्योंकि मैं आपको डॉलर में दे रहा हूँ पैसा, तो आप भी डॉलर में वापस करोगे। लेकिन अगर कीमत घटती है, अगर कीमत घटती है तो जो घटी हुई कीमत है वो पैसा वापस कर देना। ऐसे नहीं है, आजकल ये ज्वेलरी वाले, सोनार वाले ऑफर देते हैं कि आप अपना सोना बुक करा दो आज के रेट में, अगर सोना बढ़ गया तो भी हम आज जिस रेट में बात हुई थी उसी रेट में आपको ज्वेलरी देंगे। अभी मैंने जो ज्वेलरी वाला एग्जांपल दिया, समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को? आ गया सर। बस वही है करेंसी स्वैप, कि जो हम किसी के देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि भैया अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे $1 उधार लिया, कितना, $1, तो आप क्या बोलोगे, सर जब भी वापस करना डॉलर वापस करना। तो हो सकता है जब मैंने आपसे $1 उधार लिया तब डॉलर की कीमत थी $1 बराबर 70 रुपया, और जब मेरे उधार चुकाने की बारी आई तब हो सकता है $1 बराबर 75 रुपए हो गए। तो आपको तो डॉलर ही मिला ना, लेकिन मेरे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना। हाँ, 70 रुपए मुझे प्राप्त हुए थे उधार के रूप में, अब चुकाने पड़ रहे 75 रुपए। तो करेंसी स्वैप में ये होता है कि डॉलर के रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसको फ्रीज कर देते हैं, कि जिस रेट में डॉलर उधार लिया था, जो भी उस समय रेट रहा होगा $1 बराबर इतना रुपया, उतने ही रुपया तो मुझको वापस कर देना। हाँ, इस बीच में अगर डॉलर की कीमत कम हो गई तो तुम्हें उधार कम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसी बीच में $1 बराबर हो गया 65 रुपया, तो आपको तो डॉलर ही चाहिए ना,
लेकिन मुझे तो 65 रुपए ही खर्च करने पड़े आपको चुकाने में, जबकि उधार मुझे 70 रुपए मिला था। तो करेंसी स्वैप में क्या होता है, डॉलर की जो कीमत बढ़ती है उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, बढ़ी हुई कीमत में आप वापस मत करना, अगर कम हो जाएगा तो कम कर देना, लेकिन देना हमको डॉलर ही। ये है करेंसी स्वैप की मेन, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। फिक्स क्यों नहीं रहती है भैया, ये डॉलर की कीमत जो है ना, दुनिया भर के जो देशों की इकोनॉमी है उसके हिसाब से तय होती है। कभी देश अच्छा काम करता है तो उसका रुपया मजबूत हो जाता है, कभी देश बुरा काम करता है या उसकी इकोनॉमी बिगड़ जाती है किसी कारण से तो उसका रुपया कमजोर हो जाता है। जैसे शेयर मार्केट एक जैसा नहीं हो सकता ना, परफॉर्मेंस बेस्ड, यहाँ भी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, बाकी डीप में नहीं घुस सकता, फिर इकोनॉमी आ जाएगी। तो करेंसी स्वैप हमने किया, हमने $400 मिलियन का पैसा उसको दिया है, रखा है अलग से, भैया जब जरूरत पड़े यूज कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कोविड-19 ने तुम्हें बहुत पूरी तरह तोड़ा है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना वो रबर से चलती है, दूसरा टूरिज्म से चलती है, और तीसरा जो है ये जिसे हम कहते हैं जो इसके सी पोर्ट्स हैं उससे चलती है। भाई इसके पास अच्छे अच्छे बंदरगाह है, वहाँ पे जो जहाज आते रुकते हैं वो अपनी चुंगी टैक्स देते हैं। तो रबर का प्लांटेशन से तो ठीक है, इतना पैसा नहीं मिलता, ज्यादा पैसा कमाता थे टूरिज्म से। टूरिज्म बंद हो गया भाई, कोरोना फैला तब से टूरिज्म तो बंद हो गया ना, तो ये तो बर्बाद हो गया था, इसलिए हमने इसको पैसा दिया। दूसरा, हमारे और श्रीलंका के बीच में रेगुलर बातचीत होती रहती है, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन बहुत अच्छे चलते रहते हैं। श्रीलंका कोई भी दिक्कत होती है तो पहले हमसे बात करता है, ठीक है। हमने श्रीलंका को वादा किया कि आतंकवाद के खिलाफ हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और आपने शायद ध्यान दिया होगा 2019 में ईस्टर के दिन, ईस्टर का दिन वो दिन था जिस दिन ईसा मसीह वापस अपनी कब्र से बाहर निकले थे। उस दिन कोलंबो में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, कोलंबो में लगभग 200-300 प्लस लोग मारे गए थे। तो भारत सरकार ने बोला भाई तुम्हें आतंकवाद से जुड़ी हुई जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए हम देंगे, हमारे पास एक्सपर्टीज है, ठीक है। अब भारत सरकार ने श्रीलंका से बोला यार देखो, जो जब लिट्टे वाला काम काज चल रहा था तो जो तुम्हारा नॉर्दर्न एरिया था वहां तो पूरी बर्बादी हो गई थी, लेकिन वहां पर जो तमिल लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं, हम चाहते हैं हम उनका कुछ सहयोग करें। तो भारत ने पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया, उसका नाम है द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भारत ने जो श्रीलंका का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है जहाँ तमिल लोग रहते हैं, वहाँ 50,000 घर बनाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 50,000 घर बना के हमने दिए हैं वहाँ पे लोगों को, और इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो तमिल से हैं। तो भारत ने बहुत सारे सोचिए 50,000 घर बना कर रख दिया है, ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पूरे बन गए, लेकिन बहुत सारे बन भी गए। फिशरमैन इशू, फिशरमैन मतलब भाई बहुत सारे हमारे मछुआरे मछली पकड़ते श्रीलंका के पानी में चले जाते हैं, या श्रीलंका वाले मछुआरे मछली पकड़ते हमारे पानी में आ जाते हैं तो पकड़ लिया जाता है। जैसे शाहरुख खान को पकड़ लिया गया था, यू आर इन श्रीलंकन वाटर्स। तो बहुत सारे मछुआरों को, जब जैसे मान लीजिए भारतीयों को बहुत सारे मछुआरे निकलते हैं, अब पानी में थोड़ी ना कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि 2 किलोमीटर बाद अब श्रीलंका आने वाला है, तो समंदर है पूरा। तो ये पाक स्टेट में, गल्फ ऑफ मन्नार में कई बार ऐसा होता है कि दोनों देश के मछुआरे एक दूसरे की बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर हम उनको वापस कर देते हैं। लेकिन अक्सर होता ही है, मछुआरे वैसे भी अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि उनकी जहाज कहाँ निकल गई, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सभी को, आप लोगों को? यस यस श्रीलंका के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है, आर्मी एक्सरसाइज। एक तो होती है आर्मी की, इसे कहते हैं मित्र शक्ति, और नेवी की होती स्लिंगनेक्स। स्लिंगनेक्स देखो बड़ा आसान है, SL फॉर श्रीलंका, और IN फॉर इंडिया, IN फॉर इंडिया। तो ये हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी दोनों आर्मी करती है। और कई सारे, जैसे सार्क में हमने देखा है श्रीलंका हमारे साथ बैठा हुआ है। बिम्स्टेक एक समूह है, इसमें श्रीलंका हमारे साथ है। बिम्स्टेक क्या है कभी बताएंगे, ठीक है। और ये 1967 में बना था, और इसमें कुल 7 देश आते हैं, 7 देश आते हैं इसमें, है ना। इसमें भी श्रीलंका हमारे साथ बैठा हुआ है। भारत सरकार की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं सागर पॉलिसी। एक्स मतलब एक्सरसाइज, EX मतलब एक्सरसाइज। भारत सरकार की एक पॉलिसी है सागर पॉलिसी, सागर डॉक्ट्राइन कहते हैं, सागर पॉलिसी कहते हैं। ये मोदी जी ने निकाला था, इसका फुल फॉर्म है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये फुल फॉर्म है, ये हमारी जो हमारे नेबरहुड है, हमारे पड़ोसी हैं, उनके लिए पॉलिसी है। और इसका हिंदी में अर्थ ये है कि हम अपने पड़ोसियों की सुरक्षा करें और उनके विकास में उनका सहयोग करें। ये सागर डॉक्ट्राइन जो है किससे जुड़ी हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी से, कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, सागर डॉक्ट्राइन, ठीक है। और समय समय में सरकार
लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एक तरह का उधार देती है श्रीलंका को, $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। ऐसे नहीं तो क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते हैं आपकी लिमिट होती है, मान लीजिए आपका पास क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 1 लाख रुपए की, इसका ये मतलब 1 लाख रुपए तक आप इससे खर्च कर सकते हो और वापस करना है, लेकिन 1 लाख की लिमिट है ना। वैसे जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है क्रेडिट कार्ड होता है देशों के लिए, जैसे हमने श्रीलंका को दे रखा है $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की, भैया अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो ये 400 मिलियन तुम्हारे लिए है, इससे यूज कर लेना, चुका देना बाद में लेकिन यूज कर लेना। तो हम देखिए श्रीलंका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा सुन के कि भारत अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा मीठा हो जाता है तो मक्खियां आती है। जैसे BRI प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम कल बात की थी, चाइना का प्रोजेक्ट, और चाइना ने श्रीलंका पे इतना ज्यादा उधार दे रखा है और श्रीलंका ने इतना ज्यादा उधार उससे ले रखा है जब श्रीलंका अपनी किस्त नहीं चुका पा रहा है, मूलधन तो छोड़िए किस्त नहीं चुका पा रहा है। और इस चक्कर में चाइना ने पूरा हम्बन टोटा पोर्ट ही 99 साल के लिए लिया। मैं दिखाऊंगा हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, ये भी हमने कल चाइना के लिए बात कर ली थी कि चाइना जो है भारत को चारों ओर से घेरना चाह रहा है, और जो इसका चाइना कोलंबो पोर्ट है और जो हम्बन टोटा पोर्ट है, ये दोनों इसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का है। चाइना का डेप्ट मतलब इतना ज्यादा उधार दे दे कि उधार ही नहीं चुका पाए। और श्रीलंका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है चाइना की डेप्ट ट्रैप का। ट्रैप मतलब होता है फंदा, फंसा लिया, डेप्ट मतलब उधार में फंसा लिया। सबसे ज्यादा उधार में फंसा है अभी श्रीलंका पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। इन्होंने इतना उधार ओढ़ लिया है श्रीलंका से कि अब धीमे धीमे ये लोग श्रीलंका चाइना की कॉलोनी बन जाएंगे। अब ऐसा रूल नहीं होगा कि भाई आर्मी आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे हमको मारेगी, नहीं, लेकिन अब ये लोग क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे कानून बनाएंगे, वो चाइना इनको बताता है, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा ले लिया कि चाइना को पैसा नहीं चुका पा रहे। और श्रीलंका के साथ आलम तो ये है कि अपना एक उधार चुकाने के लिए श्रीलंका चाइना से दूसरा उधार लेता है कि भैया ये उधार दे दो तो पुराना उधार चुका दो। ऐसी तो इनके साथ हालत हो गई, इनका सिविल स्कोर बहुत बिगड़ गया है, ठीक है। और इसी को काउंटर करने के लिए अभी हम लोगों ने G7 कंट्रीज ने क्या बोला है कि हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज है वो भी जान लीजिए आप। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है कच्चा तीवू आइलैंड। कच्चा तीवू आइलैंड ये यहाँ पे है पाक स्टेट में, ठीक है। ये कच्चा तीवू आइलैंड ये डिस्प्यूटेड था पहले कि भाई कभी सवाल आ जाए किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवाद है। तो क्या विवाद था? विवाद ये था कि भाई किसका आइलैंड होगा। तो भारत सरकार ने, इंडिया ने बोला था कि ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका का है, हमने दे दिया श्रीलंका को, चलो ठीक है भाई तुम रख लो। तो भारत ने किसको दे दिया? श्रीलंका को। तो सरकार ने ऑफिशियली श्रीलंका को दे दिया है। तो अब इस आइलैंड के आसपास किसकी आर्मी रहेगी? श्रीलंका की। लेकिन भारत का एक राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में रहते हैं तमिल्स, और ये लोग मछुआरे, यहाँ के जो मछुआरे हैं ये इस आइलैंड के आसपास जाते हैं मछली पकड़ने। यहाँ के जो मछुआरे हैं जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे श्रीलंकन जो नेवी है रोक देती है इनको। तो यहाँ के मछुआरे पिछले 40 साल से हर दिन जाते हैं, हर बार जाते हैं, बार बार को पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मुद्दा है काफी बड़ा हो गया है। तो जो तमिलनाडु की लोकल पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की राज्य की पॉलिटिक्स है, वो भारत सरकार को कहती है तुमने किससे पूछ के ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया? इस आइलैंड के आसपास बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे मत्स्य उद्योग है, और तुमने हमसे पूछे, तमिलनाडु कहता है भारत सरकार को हमेशा, हमसे पूछे कैसे श्रीलंका को दे दिया। और तमिलनाडु बार बार इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि तुम वापस श्रीलंका से बात करो, कच्चा तीवू हमको चाहिए। तो कच्चा तीवू ऑन रिकॉर्ड श्रीलंका का है, लेकिन कच्चा तीवू में तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं जाते हैं बाकायदा और खूब मछली पकड़ते हैं। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। कच्चा तीवू ध्यान रखिए, कच्चा तीवू आइलैंड ऑन रिकॉर्ड किसका है? श्रीलंका का। लेकिन इसमें जो कंट्रोल कर रहे हैं या जो जिसका यूज कर रहे हैं वो भारत के तमिलनाडु के मछुआरे कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? कच्चा तीवू रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है, एक तस्वीर है कि भैया हमारे मछुआरे जाते हैं, फिर ये श्रीलंकन आर्मी आ जाती है, भैया क्या कर रहे हो। अब ऐसे नहीं कि मछुआरे वो हाथ वाले मछुआरे नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रॉलर लेके जाते हैं, एक बार में कुंटलों मछलियां निकाल के लाते हैं। तो ये सब विवाद चलता रहता है। अच्छा, कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट का क्या विवाद है? ये अब ये करंट अफेयर्स में बात है। अभी क्या हुआ हाल ही में, 1.5 महीने पहले की बात है,
श्रीलंका ने भारत को बोला कि तुम बाहर निकलो यहाँ से, तो श्रीलंका ने भारत को कहाँ से बाहर निकाला? कोलंबो टर्मिनल पोर्ट से। सवाल है कि क्या था, कहानी क्या है, कैसे हमें बाहर निकाल दिए? अगर बाहर निकाल दिए इसका मतलब पहले हम अंदर थे, तभी तो बाहर निकाला। तो क्या कहानी है, इसके लिए अपन को चलना पड़ेगा मैप में। अभी आप ये जानिए, श्रीलंका ने, जैसे मैंने बोला, ईरान ने जो चाबहार बंदरगाह से जो जरान चाह रही थी रेलवे लाइन, उससे भारत को बाहर निकाल दिया। पहले भारत उसमें काम कर रहा था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रीलंका ने इंडिया को भारत बाहर निकाल दिया कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट से। अब क्या है ये चीज अपन देख लेते हैं। तो ये एक मैप है, इस मैप में आप देखिए श्रीलंका के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उसके बारे में। देखिए ये जो सबसे नीचे है ना दक्षिण में, ये है हम्बनटोटा, ये है हम्बनटोटा, और ये चाइना के पास है 99 साइल्स के लिए। इनकी लोकेशन पर जरूर ध्यान रखेंगे, हम्बनटोटा उसके दक्षिण हिस्से में। चिंकोमाली जो पोर्ट है, इसके नीचे लिखा है कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, यानी ये एक प्राकृतिक हार्बर है। देखो जिसे हम कहते हैं ना लार्जेस्ट, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो बंदरगाह है ना, यहाँ पे पानी बहुत गहरा है, तो बड़े बड़े जहाज सीधे यहाँ तक आ जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे बंदरगाह होते हैं जहाँ पे पास तक बड़े बड़े जहाज नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना गहरा नहीं है। भाई जहाजों की जो जो डूबे होते हैं जहाज, कुछ कुछ जहाज जो है वो 100 मीटर नीचे डूबे रहते हैं। इतना गहरा होना चाहिए ना पानी, तब तो जहाज यहाँ डॉक करेगा। और वो बंदरगाह बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनकी गहराई बहुत ज्यादा रहती है, जहाँ बड़े बड़े जहाज आ जाए। बड़ा जहाज आने का मतलब कई कुंटल, कई टनों माल यहीं से लग सकता है। नहीं तो पहले क्या होता है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा जहाज यहाँ खड़ा हुआ है, ये पास तक नहीं आ सकता, तो छोटे जहाज से यहाँ सामान भर भर के इस जहाज में रखा जाता है। तो इसमें लगता है पैसा, समय बहुत लगता है। लेकिन अगर ये बड़ा जहाज सीधे यहाँ तक आ जाए तो फिर वारे न्यारे। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है, खूब पैसा मिलता है। चिंकोमाली को भी हमने डेवलप किया, कुछ पैसा हमने यहाँ लगाया है, तो भारत ने चिंकोमाली को डेवलप किया है, जो कि इसके पूर्वी हिस्से में। अब कोलंबो पोर्ट वाला किस्सा हम जान लेते क्या। असल में कोलंबो जो है सबसे बड़ा शहर है। अब कोलंबो जो पोर्ट है ना, यहाँ पे जैसे मैं, इसके 2 टर्मिनल थे। जैसे बंदरगाह जब बनते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसा लंबा लंबा बंदरगाह ऐसे बनते हैं सीधे में। जैसे आप लोगों ने कभी बोट क्लब गए होंगे, तो वहाँ एक छोटा सा तैरता हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप चल के पास तक जेट्स की तक जा सकते हैं या स्पीड बोट तक जा सकते हैं, वो पानी में तैरता रहता है। तो जब बंदरगाह बनते हैं तो ये जो ढांचा होता है बहुत बड़ा होता है। तो अभी क्या हुआ था, भारत जो है कोलंबो का जो ईस्ट टर्मिनल था, ईस्ट ही होगा ना, ये इधर वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट, भारत और जापान मिलके ईस्ट टर्मिनल को बना रहे थे। मतलब इसमें हमने बहुत पैसा लगा दिया था और हम इसको डेवलप कर रहे थे कि भैया जब ये डेवलप हो जाएगा तो जब ये चलेगा तो हमें भी पैसा मिलेगा। लेकिन चाइना ने प्रेशर मारा श्रीलंका को, नहीं यार ये देखो सीधे बंदरगाह के पास इसका ईस्ट टर्मिनल है, अगर भारत और जापान यहाँ पे काम करते रहेंगे तो ज्यादा माल ये कमाएंगे। तो श्रीलंका ने भारत को बोला भैया आप यहाँ से निकलिए। कहाँ से निकलिए? ईस्ट टर्मिनल से। तो क्या बोला, आप ईस्ट वाला छोड़ दीजिए काम, और हम आपको ईस्ट की बजाय वेस्ट टर्मिनल देते हैं। तो वेस्ट टर्मिनल समंदर में बनेगा और ये बना नहीं है। तो श्रीलंका ने भारत को बोला आप कोलंबो के जो ईस्ट टर्मिनल में आप काम कर रहे हैं जापान के साथ, इससे आप हट जाइए, और ये हम चाइना को देंगे। और आप जो बना नहीं है अभी बंदरगाह, जो पानी में, इसमें पूरा फिर से अरबों रुपए लगेगा, इसको बनाना पड़ेगा, ये हम आपको देते हैं और आप बनाइए। ऑन रिकॉर्ड मोटे तौर पे बात करेंगे तो भारत को कोलंबा पोर्ट के डेवलपमेंट से निकाला नहीं किया, लेकिन जब अंदर घुस के देख रहे हैं तो जो ईस्टर्न वाला में हम काम कर रहे थे, पूर्वी कोलंबो टर्मिनल में, उससे हमको बोला है आप बाहर निकलिए और हम आपको वेस्टर्न वाले दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई, हमने किसी मल्टी में एक फ्लैट बुक कराया, जब वो मल्टी तैयार हुई तो हमारा मान लो फ्लैट था 201 नंबर, तो हम मल्टी के मालिक के पास गए, बोले साहब अब तो मल्टी बन गई, हम रहेंगे? तो बोला नहीं साहब, इस मल्टी में आपको हम आपका फ्लैट नहीं दे रहे, अभी एक नई मल्टी यहाँ बनेगी जो बनी नहीं है, जब ये बनेगी तो हम इसमें आपको और बड़ा फ्लैट दे देंगे। अभी आपने 2 BHK लिया था क्या, हम यहाँ पे आपको 3 BHK दे देंगे, लेकिन अभी ये मल्टी बनी नहीं। तो भारत के साथ इन्होंने ऐसा ही किया, भारत और जापान के साथ। हमें कुछ ज्यादा बड़ा एरिया यहाँ पे दिया गया, ज्यादा परसेंटेज का हक दिया गया, लेकिन हमको वो दिया गया जो बनाई नहीं है, और उसमें हमें फिर से शून्य से काम करना पड़ेगा। तो ये करंट अफेयर्स की न्यूज है महीने भर पहले की, कोलंबो पोर्ट में क्या हो रहा था। एक और न्यूज है, पूछ लो पहले, चित्रांश पूछो क्या पूछना। सर इसमें पैसे भी तो हमारे ही लगे होंगे ना? हाँ आपके लगे ना पैसे, लेकिन अब दूसरों के घरों में, दूसरों की दुकान में जाके आप काम करते हैं तो वो दुकानदार कमाने कभी भी हटा उठो यहाँ से। ठीक है, या फिर जाओ कोर्ट केस करो, लड़ते रहो कि भैया ये इसने गलत किया, लेकिन उस समय तो उसने हटा दिया ना। तो सर कोई एग्रीमेंट करके इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था, बिल्कुल किया था ना हमने भाई।
हमने ये जो ईस्ट साइड वाला है ना, ये लगभग बन के तैयार हो चुका है, और जब ये पूरा बन के तैयार हो तब श्रीलंका ने बोला अब आप हटिए यहाँ से, अब तो सब बन गया है, अब हम इसको चाइना को देंगे। और ये वेस्ट वाला तो बना ही नहीं है, शून्य है, अभी इसको हमें बनाना है, बोला कि इसको बना लो आप लोग। है एग्रीमेंट है, जाओ कोर्ट केस करो भाई। यहाँ पे हम दादागिरी नहीं कर सकते ना, दूसरा देश है ये, हम कैसे दादा भाई। अगर किसी ने आपकी जमीन हड़प ली, आपको पेमेंट नहीं दिया टाइम पे, कोठारी ने आपका कोर्स पूरा नहीं कराया, तो आप कोठारी की बंदूक थोड़ी तान दोगे उसके ऊपर, आप तो कोर्ट केस करोगे ना, FIR करोगे। बस यहाँ भी ऐसे हम श्रीलंका में रह के श्रीलंका से दादागिरी करेंगे क्या, कि अपनी आर्मी बुला के बोलेंगे IPKF ले आते हैं, राजीव गांधी जैसे तुमको मारेगा वो। हाँ, वेस्ट में फिर से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरी कहानी है कोलंबो पोर्ट सिटी के बारे में। ये जो मैंने दिखाया क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कहानी समझ में आई कि नहीं, करंट अफेयर्स वाली? यस सर। ठीक है, तो ये पोर्ट को ध्यान रखिएगा, त्रिंकोमाली कहाँ पे है, कोलंबो आ जाएगा। कोलंबो कहाँ पे? कोलंबो में मैंने बोला 2019 से बहुत बड़ा धमाका हुआ था, यहाँ पे 300 प्लस लोग मारे गए थे ईस्टर के दिन। कोलंबो ध्यान रखिए। गैली पोर्ट इसका नीचे है, हम्बन टोटा इधर है। अच्छा, हम्बन टोटा के पास, हम्बन टोटा तो चाइना के पास चला गया, ये क्या है? बंदरगाह है। इसी हम्बन टोटा के पास भारत ने एक एयरपोर्ट डेवलप किया है, पूरा एयरपोर्ट। इसका नाम भी है हम्बन टोटा एयरपोर्ट, और इसका दूसरा नाम है मताला एयरपोर्ट, मताला एयरपोर्ट। तो हम्बन टोटा एक शहर है, वहां का बंदरगाह तो चाइना के पास है, लेकिन उसी शहर का एयरपोर्ट जो है वो भारत ने अपने पैसे से डेवलप किया। भारत ने बोला ठीक है यार, बंदरगाह नहीं मिला तो एयरपोर्ट तो मिले, क्योंकि हमें डर ये है कि श्रीलंका, चाइना की सबमरीन यहाँ आया करेंगे, चाइना के जंगी जहाज यहाँ आया करेंगे, तो कम से कम एयरपोर्ट रहेगा तो हम अपने निगरानी रख सकते हैं। और चाइना कभी कुछ यहाँ पे गलत करना चाहेगा तो खड़े हो जाएंगे, उसका कान पकड़ लेंगे, भाई तू यहाँ पे व्यापार का बोल के तुम्हारी नेवी कैसे आ गई। तो एक एयरपोर्ट में डेवलप किया है यहाँ पे, जिसका नाम है हम्बन टोटा एयरपोर्ट या मताला एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट भारत डेवलप किया है, और जो पोर्ट है पूरा ये चाइना से उधार लेके श्रीलंका ने डेवलप किया। उधार नहीं चुका पाया तो 99 साल के लिए ये पूरा बंदरगाह ले लिया चाइना। और ये इसका बेल्ट एंड रोड, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी आपने देखी ली है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कि हर तरह से इंडिया को जोड़, ये चाइना जोड़ना चाह रहा है। ठीक है, भारत। और ध्यान रखिएगा कि साउथ एशिया में सिर्फ भारत और भूटान, यही दो देश ऐसे बचे हैं जिसने चाइना का BRI में साइन नहीं किया है। बाकी सब देशों ने साइन कर लिया। अफगानिस्तान ने साइन किया, पाकिस्तान ने साइन कर दिया। साइन मतलब कुछ ना कुछ उधार लेके अपने यहाँ काम कर रहे हैं। सिर्फ भारत और भूटान ऐसे देश है साउथ एशिया में जिन्होंने BRI को एक्सेप्ट नहीं किया है। नेपाल ने भी कर लिया है ना, म्यांमार ने भी कर लिया, श्रीलंका ने कर लिया, मालदीव, सब ने BRI में शामिल है ये लोग। अच्छा, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें ख्याल से 10 दिन पहले की न्यूज़ है, ये अपनी शायद आखिरी न्यूज़ ही रहेगी। आखिरी न्यूज़ है कि नहीं? हाँ, आखिरी न्यूज़ है। आप लोग पढ़े होंगे कि एक पूरा शहर बन रहा है। तो ये जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, कोलंबो आपको पता है कहाँ है? कोलंबो आपको अब मैप में क्लियर है। तो चाइना ने क्या किया है भाई, चाइना को ईस्ट टर्मिनल जो है, ईस्ट वाला जो भारत ने डेवलप किया था, ये तो अब चाइना को मिल गया। चाइना ने श्रीलंका सरकार को बोला यार एक काम करो, हमें और जमीन दो, हम एक पूरा शहर बसाना चाहते हैं। तो कोलंबो के पास इसको और जमीन मिली है, तो चाइना यहाँ पे पूरा एक शहर बसा रहा है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी। मतलब कोलंबो पोर्ट के पास एक शहर बसा रहा है, और चाइना कह रहा है ये श्रीलंका का क्या होगा, ये श्रीलंका की दुबई होगी, ये श्रीलंका की दुबई होगी। ये पूरा डिजाइन है, देखिए जमीन के साथ समंदर में ही बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। और मैंने बोला था इस शहर में सारा चाइना का नियम चलेगा, चाइना की करेंसी चले गए। मान लो इस शहर में आप गए और आपने किसी को गोली मार दी, तो यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी, यहाँ चाइनीज आर्मी पकड़ेगी आपको। मतलब श्रीलंका देश में एक चाइना बन रहा है। बेटा वेस्ट साइड में कोलंबो है, लेकिन मैंने पोर्ट में यार ऐसे मत कंफ्यूज हुआ करो यार। मैंने ये मैप बनाया था, मैंने बोला था ये है कोलंबो, फिर मैंने इसके 2 पोर्ट बनाए थे, 2 पोर्ट। एक पोर्ट ये था जो भारत डेवलप कर रहा था, और एक पोर्ट जो भी डेवलप नहीं हुआ। तो अगर दिशा के वाइज देखेंगे तो ये ईस्ट होगी ना, तो ये वेस्ट होगी। इसको मैं कह रहा हूँ ईस्टर्न टर्मिनल बोल रहा हूँ। ईस्टर्न टर्मिनल कोलंबो वाला भारत से छीन के चला गया चाइना के पास। तो चाइना बोल रहा है श्रीलंका को कि मैं एक दुबई बनाऊंगा, आपकी पर्सनल दुबई बनाऊंगा। तो दुबई जैसा आप देखें कि वो समंदर में बसा हुआ है दुबई शहर, वैसा ये बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, चाइनीज कॉलोनी इन योर बैकयार्ड। किसके बैकयार्ड? भारत के पिछवाड़े में, भारत के पीछे चाइना की एक पूरी कॉलोनी बन रही है।
क्यों बन रही है? मैंने बताया श्रीलंका ने इतना कर्जा ले लिया कि श्रीलंका कुछ मना ही नहीं कर पाएगा। चाइना बस उसको ऑफर देता है, फाइल भेजता है, इसमें साइन करो, ये बोलते यस सर, साइन कर देते। इतना कर्जा ले लिया है ना। ये अब क्या होगा पता नहीं, तो 5 सालों में कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका पूरा बिक जाए, चाइना खरीद लिया उसको। ये कोलंबो पोर्ट सिटी 10 दिन पहले की न्यूज़ है। कोलंबो पोर्ट सिटी चाइना बनाएगा, कोलंबो पोर्ट के पास बना रहा है। और ध्यान रखिएगा, इस सिटी में सारा कानून चाइना का चलेगा। मतलब इस सिटी में मान लो मुझे फ्लैट जाके लेना है, आपको लेना है, तो ऐसा आपको जो रजिस्ट्री कराओगे ना, उसमें श्रीलंकन सरकार का मुहर नहीं होगा, चाइनीज सरकार का मुहर होगा। मतलब देश के अंदर एक नया देश बन रहा है, कोलंबो पोर्ट की चाइना डेवलप कर रहा है। ऐसा कुछ ढांचा होगा जब बनेगा। चाइना श्रीलंका को बोल रहा है, घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें एक पर्सनल दुबई देने वाला हूँ। तुम्हारे लोगों को दुबई जाने के लिए देश से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, देश के अंदर दुबई दिखा दूंगा। तो ऐसे सपने दिखाता है ये BRI प्रोजेक्ट में, जब लोन देता है ना, तो ऐसे पटांग सपने दिखाता है कि हर देश बोलते वाह 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 वाह, लाओ लाओ पैसा, लाओ पैसा लाओ। तो फिर ऐसा पैसा देता है कि उधारी नहीं चुका पाए। तो ये सारा कहानी खत्म हुई इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को, और श्रीलंका के बैकग्राउंड को लेकर, चाइना का उसमें क्या दखल है उसको लेकर। सबको कहानी क्लियर हुई अली? Yes, जी sir. सर। तो सर इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या बीच, ये कौन पूछ? अभिनव कह रहे हैं चाइना ब्रिटेन की तरह ही पॉलिसी यूज कर रहा है। हाँ कर रहा है, सब करते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। डिस्प्यूट क्या है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट क्या है? एक तो फिशरमैन वाला इशू है कि भाई हमारे मछुआरे तुम्हारे यहाँ चले जाते, तुम्हारे मछुआरे मरे, तो हम कुछ ऐसा करें कि यार मछुआरे परेशान ना हो। दूसरा कच्चा तीवा आइलैंड वाला इशू है। तीसरा, भारत के जस्ट नीचे ही श्रीलंका चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इंडिया श्रीलंका मर्ज नहीं सकते, कैसे मर्ज कर लोगे भाई? पूरा पूरा देश है वो, और आज तक के इतिहासों में कभी मर्ज नहीं हुआ। चोल डायनेस्टी के समय से श्रीलंका अलग था। यही के तो रावण है ना, और रावण को कैसे मर्ज कर लोगे? राम जी रावण जी क्या एक हो जाएंगे क्या? रावण की लंका है यहाँ पे। और चाइना के अगेंस्ट तो तब होते ना श्रीलंका, जब श्रीलंका उधार न लिया होता। तो श्रीलंका ने इतना उधार ले लिया कि वो तो हमेशा पिपुड़ी चाइना की बचाएगा, चाइना को ही असर असर बोलेगा। चाइना ने श्रीलंका में बहुत कुछ बना दिया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले हमको परेशान किया, फिर धीमे धीमे रेलवे बनाई, फिर टेलीग्राफ लाया, नौकरी दी, तो हमें लगा या कुछ वर्ग को लगा कि कितनी अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, हमारे लिए रेलवे ला रहे हैं, हमारे लिए PWD ला रहे हैं। वही चाइना भी कर रहा है, लूटता ज्यादा है और उसी लूट में थोड़ा पैसा इनके देश को दिखा देता है लॉलीपॉप जैसे कि ठीक है हम आपके देश में विकास कर रहे हैं, कहीं हाईवेज बना दिया, कहीं हॉस्पिटल्स बना दिया है। लेकिन अल्टीमेटली चाइना इतना बड़ा, जिसे कहूँ व्यापारी आदमी है कि 1 रुपया भी फ्री में नहीं देता किसी को। 1 रुपया देगा तो उसके बदले आपसे 2-3 रुपए ले लेगा, और ऐसा बेवकूफ बना के देगा आपको समझ में नहीं आएगा कि लिया तो 1 रुपया था, चुकाना 3 रुपये पड़ रहा। इसका BRI प्रोजेक्ट जो है, इसीलिए इस BRI प्रोजेक्ट को हम डेप्ट ट्रैप कहते हैं कि अपने उधार में फंसा लेता है देशों को। लेकिन बहुत से देश जानते हैं कि श्रीलंका की क्या हालत हो रही है, पाकिस्तान की क्या हो रही है, लेकिन यार सबसे बड़ा रुपया है। देश बर्बाद हो गए हैं कोविड-19 में, इसके पहले भी बर्बाद थे, उनको चाहिए पैसा। फिलहाल अभी तो कोई पैसा दे अपना देश लाने के लिए, बाद में देखेंगे जो होगा। तो जो तो अभी की सरकारें होती हैं हर देशों की, वो सोचती हैं यार अभी तो पैसा मिले, अगली सरकार देखेगी क्या करना है। चाइना इसका फायदा उठाता है, चाइना के बहुत डीप पॉकेट से बहुत पैसा है उसके पास, बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, और ये इस यही डर तो अमेरिका को भी सता रहा है कि अब हमारे जो अच्छे दिन थे वो चले गए। तो कोई डाउट हो श्रीलंका और आज की क्लास को लेकर तो पूछ लो।